हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद शबीर साहब बेटा आपके लेके आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स सेट पेपर ये बेटा। और ये लेसन 1 चल रहा है बेटा, आज लेसन 1 कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ये आपकी 11 वीडियो यानी 11वीं वीडियो है आपकी क्लास 11 की, क्लास 12 की। और फिजिक्स सेकंड पेपर ये चल रहा है। देखिए बेटा, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसके आप नोट्स तैयार करते रहिए ताकि जो है आपको रिवीजन करने में अच्छा लगे, ठीक है ना बेटा। देखिए यहाँ पे वीडियो आपकी ज़्यादा होगी इससे मतलब नहीं है बेटा। कोई भी चीज़ इसमें जो छूटा, जो आपका सिलेबस जो बन के आया हुआ है, ये जो आपका पढ़ाया जा रहा है सिलेबस से ही पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी पढ़ाया गया बेटा वो आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। आज नहीं कल वो तो आपको समझ में आएगा ही। आप उसके नोट जो है उसको बनाते रहिएगा और साथ ही साथ पढ़ते रहिएगा। तो चलिए ठीक है बेटा, आज के देखते हैं हम कौन सी हेडिंग है यहाँ पे। ठीक बेटा, देखिए आज की जो पहली हेडिंग है आपकी, लिखा हुआ है श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश। देखिए आपने सुना होगा कि सूर्य के प्रकाश में जो वर्ण होते हैं, वर्ण ये आपके वर्ण, इसको रंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रंग, ठीक है ना। ये 7 प्रकार के होते हैं। कितने हैं? 7, ठीक है ना। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 वर्णों को बताया गया है। कौन कौन से उसकी भी विवेचना हम करेंगे। देखिए होता क्या है, इसी परिभाषा क्या है बेटा, ध्यान दें कि श्वेत प्रकाश क्या होता है। क्योंकि 7 वर्णों यानी रंग, कह रहे हैं कि 7 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है बेटा? श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश कहते हैं। 7 वर्णों के समूह को सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश कहते हैं, ठीक है ना। और उसी के बाद लिखना ये है कि 7 वर्णों के प्रकाश क्रम को, इसके प्रकाश क्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए प्रकाश क्रम यानी जो रंग दिए गए हैं उनको एक क्रम से लिखा जाए। जैसे हम पढ़े अभी प्योर पढ़े, बैगनी पीनाला पढ़े ना, यानी बैगनी, हरा, नीला, पीला, काला जो रंग होता है बेटा, उस रंग की विवेचना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा उसी को क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालिएगा श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को परिभाषा लिखिएगा कि 7 वर्णों के समूह को श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश कहते हैं। 7 वर्णों के प्रकाश क्रम को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्लियर बेटा? चलिए ये क्लियर हो गया है। दूसरा की स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर बना लीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर बना लीजिए, एक तरफ लिखिएगा, इसको भी मिटा दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं। एक तरफ लिखिएगा वर्ण, एक तरफ लिखिएगा तरंगदैर्घ्य, इसे लैम्डा से लिखते हैं, ठीक है ना। तो वर्ण में आता है बेटा, देखिए बैगनी आपीनाला, बैगनी आपीनाला, ठीक है ना। बैगनी आपीनाला ये क्रम होता है बेटा, इंग्लिश में विब्योर कहते हैं। तो बैगनी से हो गया बेटा आपका बैगनी, घी से हो गया नीला, आ से हो गया आसमानी, हा से हो गया हरा, पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी और ला से हो गया लाल, ठीक है ना। बैगनी आपीनाला इस तरह से हो गया। लेकिन इसका जो तरंगदैर्घ्य है, देखिए किस किस तरह से होता है तरंगदैर्घ्य, इसको भी ध्यान देना है आपको। इसका तरंगदैर्घ्य बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए 40, 43, 46, 50, 57, 40, 43, 46, 50, 57, 60, 64, ठीक है ना। इसी के बाद बेटा डबल जीरो बढ़ा दीजिएगा, सब में डबल जीरो, ये उसकी तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य ये आपके हो गया 40, 43, 46, 50, 57, 60, 64, ये हो गया ना। अब लिखना कैसे है? 4000 से 4300 यानी 4300 तक इसकी तरंगदैर्घ्य होती है बैगनी कलर की, ठीक है ना। बैगनी रंग ये हो, ठीक है ना। जो चीज यहां पे उसको ऐसे ऐसे लिखते चले जाओ, ठीक है ना। 46, 50, 57, 60, 64, 75,
इसकी बेटा क्या होगी तरंगदैर्घ्य, और तरंगदैर्घ्य हमेशा किसमें होता है बेटा एंगस्ट्रॉम में होता है, किसमें होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। 10 की घात -10 बेटा एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10 की घात -10 मीटर। ये तरंगदैर्घ्य किसमें होती है बेटा एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए ना, प्रकाश क्रम को लिखने की क्रिया को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत? इसको लिखना भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा एक बार में, बस ये गिनती याद रखना है। 40 44 46 50 57 60 64 हो गया, उसके बाद 64 75 डाल दीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद जो चीज याद लिखा उसी को ऊपर लिख दो, देखो। ठीक है ना, इस तरह से आपका तरंगदैर्घ्य का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगली रीडिंग बेटा आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना, देखिए क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब होता है बेटा अलग अलग होना, किसका वर्ण, वर्ण का मतलब रंग यहाँ से। ठीक है ना, कौन सा रंग जो प्रकाश से आ रहा है, यानी प्रकाश से कोई रंग आ रहा है, जो प्रकाश से रंग आता है बेटा वो एक संयुक्त ग्रुप में आता है। किसमें आता है ग्रुप में आता है। ग्रुप में आने के बाद ये क्या होता है विक्षेपण हो जाता है, उसमें क्या होता है वो अलग अलग हो जाता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेकिन होता कैसे है, लिखना ये बेटा आपको कि श्वेत प्रकाश से यानी सूर्य के प्रकाश से, श्वेत प्रकाश से जब 2 या 2 से अधिक वर्ण, जब 2 या 2 से अधिक वर्ण विरल माध्यम से, किस माध्यम से बेटा विरल, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं। किस माध्यम में सघन, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अपने अपने रंगों में अलग अलग हो जाते हैं। अपने अपने रंगों में क्या होते हैं बेटा अलग अलग हो जाते हैं, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं बेटा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? ध्यान दे बेटा, एक बार और ध्यान दे, क्योंकि श्वेत प्रकाश से जब 2 या 2 से अधिक वर्ण, जब 2 या 2 से अधिक वर्ण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अपने अपने रंगों में या वर्णों में अलग अलग हो जाते हैं। इसी घटना को ही क्या कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो वर्ण आ रहा है 7 रंगों का समूह आ रहा है, एक साथ 7 रंगों का समूह आ रहा है। जब 7 रंगों का समूह आ रहा है तो यहाँ से हमने पहचान लिया कि कौन सा लाल है, कौन सा नीला है, कौन सा पीला, कौन सा बैंगनी, कौन सा, ठीक है ना, वो अलग अलग हो जाता है, और उसी घटना को क्या कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक बेटा, क्लियर हो गया? तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट रीडिंग बेटा आपकी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन, देखो जो वर्ड रहता है उसे से आप पकड़ोगे तो आसानी से निकल आएगा। ठीक है ना, वहां पे क्या था कि रंगों का अलग अलग हो जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन वो कहलाता था। ठीक है ना, प्रकाश का विकिरण कहलाता था। ठीक है ना, और यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या था? प्रकीर्णन का मतलब होता है बेटा कि प्रकाश का चारों तरफ फैल जाना, प्रकाश का चारों तरफ फैल जाना। तो प्रकाश फैलेगा कैसे चारों तरफ? जब उसके मार्ग में कुछ ऐसी चीज आ जाएगी जिससे वो टकरा जाता हो, यानी धूल के कण हो गए या किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण हो गया, जब प्रकाश उससे टकराता है तो चारों दिशाओं में फैल जाता है। मान लीजिए यहाँ से देखिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, तो इनसे क्या होगा टकराएगा। जब टकराएगा तो ये तो पास तो करेंगे नहीं, ये क्या होगा इस तरह से चारों दिशाओं में क्या होगा फैल जाएगा। इस तरह से प्रकाश आ रही थी और यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया तो इससे जब टकराती है तो क्या होती है चारों दिशाओं में इसके फैल जाती है। ठीक है ना, और इसी का फैलना ही क्या कहता है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है ना, तो मिलते हैं इसकी बढ़िया से डेफिनेशन में विद स्ट्रक्चर के साथ। कह रहे कि जब प्रकाश किरण को किसी ऐसे माध्यम से गुजारा जाता है, जब प्रकाश किरण को किसी ऐसे माध्यम से गुजारा जाता है जहां पर धूल के कण पाए जाते हैं, जहां पर धूल के कण पाए जाते हैं या किसी
पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है ना। जब किसी, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरण को किसी ऐसे माध्यम से गुजारते हैं जहां पर धूल के कण पाए जाते हैं या किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, तो प्रकाश उनसे टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाता है। और प्रकाश का इस तरह से फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्लियर बेटा? आप मेरी आवाज सुनिएगा और ले जाइएगा, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए, कह रहे कि जब प्रकाश किरण को किसी ऐसे माध्यम में गुजारा जाता है जहां पर धूल के कण होते हैं तथा या अथवा पदार्थ के सूक्ष्मतम कण पाए जाते हैं, तो प्रकाश इन कणों से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो प्रकाश के फैलने की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से हमको जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है और बाहर से अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई देता है, ठीक है। ये आपका प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग में, और वो हेडिंग है आपकी नेत्र। कौन सी हेडिंग है बेटा? नेत्र। आज हम नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नेत्र देखिए किस तरह से बनेगा। ये बेटा ये आपका नेत्र हो गया लगभग, ठीक है। और इसका देखिए हम नामकरण करने वाले हैं। रेटिना होती है बेटा ये क्रिस्टल लेंस होता है, और ये जो ऊपर वाली परत पाई जाती है इसे कार्निया कहते हैं, स्वच्छ पटल या कार्निया। स्वच्छ पटल या कार्निया, स्वच्छ पटल या कार्निया कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये आपका नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस होता है। ठीक है। और यहाँ पे तरह की पश्मा भी पेशी पाई जाती है, ठीक है। और ये आपका रेटिना है जहां पर प्रतिबिंब होता है, ठीक है। बस इतनी चीज की हमको जरूरत है, ध्यान दे बेटा। ठीक बेटा, ध्यान दे, आपका नेत्र स्ट्रक्चर है, आप अपने बुक से बना लीजिएगा या तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा किसी एक नेत्र का, उसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, वो बढ़िया से पूरा बता देगा। लेकिन हम जो यहाँ पे फिजिकल यूज करेंगे बेटा, इसमें कछाव भरा होता है। कछाव मतलब द्रव रहता है, कछाव द्रव, उससे हमसे नहीं मतलब है। हमको जो चीज मेन था फिजिक्स में वो हमने लिख दिया है, बस इतनी चीज की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। फिजिक्स में और भी बहुत सारी चीज होती हैं जो बायोलॉजिकल तरीके से मिलेंगे। कभी अगर मौका मिले तो हम बायोलॉजिकल तरीके से आपको पढ़ा देंगे इसे आई के बारे में। तो ध्यान देना बेटा, नेत्र के बारे में जो हमारे यहाँ पे जो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसकी वजह से देख पाते हैं? प्रकाश की वजह से, ठीक है ना। तो प्रकाश की वजह से देख पाते हैं। हमारे और आप ये जो कैमरा लगा हुआ है उसके बीच में क्या है? प्रकाश आ रहा है और जा रहा है, ठीक है ना। जो हमारे यहाँ पे प्रकाश जाता है ना, वो जाता कैसे है? तो इसी माध्यम से जाता है। स्वच्छ पटल जो ऊपर इस तरह की पतली सी झिल्ली होती है जिसे हम कार्निया कहते हैं, इसी माध्यम से प्रकाश करता हमारी आंखों के अंदर प्रवेश कर पाता है, जिसकी वजह से जब ये प्रवेश करता है ना, प्रवेश करने के बाद इसका जो प्रतिबिंब यहाँ पे रेटिना पे बनता है वो भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। फिर वापस से ये रेटिना क्या करता है? हमारे आंख में प्रतिबिंब बनाता है, यहाँ पे बनाता है, लगभग यहाँ पे बनाता है, सीधा बनाता है, जिसकी वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है। याद रखिएगा बेटा कि जो प्रकाश इंटर करता है हमारी आंखों में, वो इंटर कहां से करता है? स्वच्छ पटल, जिसे हम कार्निया कहते हैं, ठीक है ना। स्वच्छ पटल से क्या कहता है? प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है। और याद रखिए कि कार्निया होती है ना बेटा,
बेटा ये कार्निया, ये ऊपर जो एकदम सबसे ऊपर वाली जो परत होती है हल्की सी पतली पतली झिल्ली की तरह होती है, ठीक है ना, वही आपकी कार्निया होती है। और याद रखिएगा जब कभी आपने देखा होगा नेत्रदान महादान, यानी नेत्र को जब दान दिया जाता है तो पूरी आंख नहीं दिया जाता है दान में, केवल कार्निया का पार्ट दिया जाता है। ये कार्निया, ये वाला जो पार्ट रहता है इसको दे दिया जाता है दान में, तो दूसरे व्यक्ति की आंखों पर इसको लगा के, से इंसान की आंखों पर इसे लगा दिया जाता है और वो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो जो दान दिया जाता है भाग कौन सा होता है, वो कार्निया होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ध्यान ये बात ये देना बेटा कि ये जो क्रिस्टलीय लेंस होता है या नेत्र लेंस जिसे हम कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है, ये जो पश्चमावी पेशियां होती हैं इसकी सहायता से ये लेंस जो क्रिस्टलीय लेंस होता है ये अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा करता है। कम ज्यादा का मतलब क्या होता है, आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, कम करता है, ज्यादा करता है। किसी दूर वस्तु को रखने के लिए, देखने के लिए आपको अपनी आंख को हल्का से सुगोड़ना पड़ता है, ठीक है ना, ऐसे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वही कर रहा है, अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करता है, कम ज्यादा करता है। याद रखिएगा जब कभी हम अंधेरे से उजाले में जाते हैं या उजाले से अंधेरे में आते हैं तो होता क्या है कि जब हम कभी अंधेरे में, देखिए हम जब उजाले से अंधेरे में जाते तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, उसकी वजह होती है ना, उसकी वजह जो होती है तो ये जो कार्निया रहता है, कार्निया का जो पार्ट रहता है पहले कुछ देर के लिए तो छोटा हो जाता है, लेकिन जैसे हम अंधेरे में जाते हैं तो क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है। कार्निया का पार्ट क्या होता है, वो लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान ये देना है, ये जो क्रिस्टलीय लेंस का कार्य होता है, इसका कार्य होता है ये अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम करता है, ज्यादा करता है। और ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिस्टलीय लेंस है ये जुड़ा रहता है आपका पश्चमावी जो पेशियां होती है उसकी सहायता से, और ये जो है माइंड तक संकेत पहुंचाती है और उसकी वजह से जो आंख होती है ये कम ज्यादा करती है, अपने आप को क्या करती है, सुगोड़ती है और फैलाती है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, रेटिना समझ में आ गया। चलिए एक एक करके हम इसके बारे में देखते हैं। आपको लिखना कुछ नहीं था, आप स्ट्रक्चर इसका बना लीजिएगा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये सारे वर्ड जो यहाँ पे दिए गए हैं आप लिख लीजिएगा, और उसके बाद इसमें जो फिजिकल तौर से आता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्या क्या आपसे पूछता है। तो नेत्र में पहली हेडिंग है बेटा नेत्री, पहली हेडिंग है समंजन क्षमता। पहली हेडिंग है बेटा समंजन क्षमता। देखिए क्या होता है, देखिए ये आपका नेत्र हो गया, ये आपका नेत्र, ठीक है ना। कह रहा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होती रहती है। और एक मिनट, चलिए बेटा समंजन क्षमता क्या होता है, अभी हमने बताया था ना कि जो नेत्र लेंस होता है वो आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, परिवर्तित करता है, कभी कम करता है, कभी ज्यादा करता है, उसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। लेकिन लिखना कैसे है कि नेत्र लेंस द्वारा या नेत्र लेंस आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी में जो परिवर्तन करता है उसी की क्षमता को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। क्षमता यानी उसकी इस तरह की क्षमता को, यानी सिकुड़ना और फैलाने की क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। आप लिखिएगा कैसे कि नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा करना क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक है बेटा, आप लिख जाइएगा। उसके बाद अगली हेडिंग इसमें दूरबिंदु। देखिए क्या होता है दूरबिंदु, कह रहा है कि नेत्र के सामने, ये आपकी वस्तु रखी है, कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमें जिस अधिकतम दूरी, याद रखिएगा, जिस अधिकतम दूरी की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, दूरबिंदु।
उसे हम क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। फिर से ध्यान दें, दूर बिंदु मतलब क्या होता है? जैसे वहां पे कोई वस्तु रखी, हमको देखने के लिए जितनी भी दूरी की आवश्यकता होती है, अधिकतम दूरी, उसी को हम क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है ना? हेडिंग डालिएगा आपने दूर बिंदु, उसमें लिखिएगा कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमें जितनी अधिकतम दूरी की आवश्यकता होती है, उसे हम दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है ना? उसे हम क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। अब ये दूर बिंदु हो गया, उसके बाद लिखिएगा आप लोग निकट बिंदु। एक दूर बिंदु हो गया, तो निकट बिंदु भी तो होगा। दूर बिंदु हो गया, अगली हेडिंग लिखिएगा निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है? कह रहे कि नेत्र दर्शन, इसी तरह से नेत्र द्वारा किसी वस्तु को, नेत्र द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमें जिस न्यूनतम दूरी की आवश्यकता होती है, इसकी न्यूनतम यानी कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? निकट बिंदु। निकट बिंदु। चलिए ध्यान दें बेटा, कह रहा है कि हेडिंग डालिएगा निकट बिंदु और लिखिएगा, कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमें जिस न्यूनतम दूरी की आवश्यकता होती है, उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गया? दूर बिंदु समझ में आएगा बेटा? निकट बिंदु यानी दूर की वस्तु को देखने के लिए अधिकतम दूरी, नजदीक की वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी। ठीक है ना? उसे हम दूर बिंदु और निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है ना? अब याद रखिएगा कि दूर बिंदु भी हो गया, निकट बिंदु भी हो गया, इसके बीच कुछ डिफरेंस होगा ना बेटा? कह रहा है, ध्यान दीजिए, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु। निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार। क्या कहते हैं बेटा? दृष्टि विस्तार कहते हैं। समझ आ रहा है? दृष्टि विस्तार यानी इसका विस्तार कितना हुआ है, ये कहते हैं। आप अगली हेडिंग डालिएगा, हेडिंग में 4 या 5 जो भी हो, लिखिएगा दृष्टि विस्तार, उसमें लिखिएगा निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहा जाता है। क्लियर? या सामान्य नेत्र के लिए, या सामान्य नेत्र के लिए 20 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। 20 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। क्लियर हो गया? इसको नोट कर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में बेटा। अब आता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? ठीक है? कह रहा है कि नेत्र के, सब बेटा नेत्र से होगा तो नेत्र से होगा, नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु को, अच्छा ऐसा नहीं, दूसरे हिसाब से बता दें ताकि आपको क्लियर हो जाए। कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का, ठीक है ना, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का, ये वस्तु बेटा आपका, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर, कहां पर? रेटिना पर जब स्पष्ट रूप से बनता है, जब स्पष्ट रूप से बनता है तो उसकी वह दूरी को ही क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी कहते हैं। उसी की दूरी को क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी। यानी न्यूनतम दूरी होता है क्या बेटा? कह रहा है कि जब भी किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? कहां पर बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर स्पष्ट रूप से बनता है और उसी को दूरी को क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। नहीं समझा? अब समझाएगा। कह रहा नेत्र द्वारा वह दूरी, नेत्र द्वारा वह दूरी जिस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, जिस पर रखी वस्तु का, ध्यान दे बेटा, कह रहा नेत्र द्वारा वह दूरी जिस पर रखी वस्तु
नेत्र द्वारा वह दूरी जिस पर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। इसे कैपिटल डी द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्लियर बेटा? एक बार और देख लें। कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी दूरी पर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो उसी की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है। और इसे कैपिटल डी द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे आप लिख जाइएगा बेटा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट रीडिंग है आपकी जरा दृष्टि दोष या प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया। जरा दृष्टि दोष या प्रेसबायोपिया होता क्या है? कह रहे कि जब नेत्र लेंस कठोर हो जाता है, क्या हो जाता है? कठोर। कठोर का मतलब क्या होता है? टाइट हो जाता है। कह रहे कि जब नेत्र लेंस, कौन सा लेंस बेटा? नेत्र लेंस, याद रखिएगा एक पॉइंट। कह रहा है जब नेत्र लेंस कठोर हो जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहा जाता है बेटा? जरा दृष्टि दोष या प्रेसबायोपिया कहते हैं। इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका बेटा? उत्तल लेंस। इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं बेटा ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है? और अधिक वीडियो पाने के लिए बेटा आप आगे से और अधिक वीडियो चाहते हो, जैसे फिजिक्स की मिल गई, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो भी चाहते हो मिला, तो आप STD 007 पे आप जाइएगा, वहां पे प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहां पे सब सीरियल से पढ़ा हुआ आप ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना? STD 007 सब्सक्राइब कर दीजिएगा जैसे भी कोई वीडियो डाले ताकि आपको मिल जाए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। क्लियर बेटा? ठीक है। अब इसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना? क्या होता है मायोपिया, दूसरा क्या था? हाइपरमेट्रोपिया। चलिए देख लेते हैं क्या होता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। सबसे पहले हम निकट दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं। निकट दृष्टि दोष, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती ना, वही। लेकिन परिभाषा हिसाब से किस तरह से देखा जाए? निकट दृष्टि दोष आप हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा इसमें क्या होता है बेटा? इसमें एक तरह का रोग हो जाता है। रोग होता है कि जो हमारे नजदीक की सामने की जो वस्तु होती है, मतलब जो सबसे एक निश्चित सीमा में जो रखी वस्तु होती है, यानी निश्चित क्या होता है बेटा? एक निश्चित उसकी स्थिति होती है कि मतलब, एक मिनट बेटा, एक मिनट। वो सब बेटा प्रॉब्लम हो गई थी, चलिए ठीक है। होता क्या है कि एक निश्चित स्थिति के बाद एक निश्चित सीमा होती है, ठीक है ना? उस सीमा के बाद वस्तु दिखाई नहीं देती है, चाहे वो दूर दृष्टि दोष से लिए हो, चाहे वो निकट दृष्टि दोष से लिए हो। ठीक है ना? और उसी को हम दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी निकट की वस्तु क्या स्पष्ट दिखाई देती है तो निकट दृष्टि दोष होती है, और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है दूर दृष्टि होती है। और इसके निवारण हेतु कौन सा लेंस यूज होता है, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना बेटा? देखिए निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि ये यहां से मान लीजिए आपका प्रकाश आ रहा है और ये यहां पे बन रहा है, यानी यहां पे आपकी रेटिना है, यहां पे ना बन के कहां बन रहा है? यहां पे बन रहा है। ठीक है ना? ये आपका रेटिना है, यानी रेटिना के पहले ही बन जा रहा है, रेटिना के बेटा पहले ही बन जा रहा है। ये यहां से प्रकाश आ रहा है, यहां पे कोई वस्तु रखी है, इसको हमको देखना है, तो क्या होता है? इसका जो प्रकाश जो रिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा यहाँ पे इस तरह से आता है यहाँ पे, यानी रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। रेटिना से पहले बनेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अब हमको रेटिना पे पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके निवारण हेतु बेटा अवतल लेंस का यूज करना पड़ेगा। किस लेंस का? अवतल लेंस का। इस तरह से
ठीक है ना। अवतल लेंस का हमने यूज कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे कोई वस्तु रखी थी, ठीक है ना। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा ये रेटिना पर ही जाकर बनेगा। क्या बनेगा? रेटिना, यहाँ पे बनेगा, ये आपका रेटिना, ठीक है ना। यहाँ पे हमने अवतल लेंस लगा दिया, यहाँ देखिए प्रकाश जा रहा है, यहाँ रेटिना। अब जैसे रेटिना में बना तो प्रतिबिंब तो बनेगा, लेकिन रेटिना जब वापस करती है ना बेटा, जब वापस करती है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे? यहाँ पे बनता है। और जब यहाँ पे बनेगा तो हमको वस्तु क्या होगी? स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है कि निकट दृष्टि दोष हेतु निवारण के लिए हमने अवतल लेंस का प्रयोग किया। अवतल लेंस का प्रयोग जैसे हमने किया तो वस्तु हमको अच्छे से दिखने शुरू हो गई, क्योंकि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? रेटिना पर। इससे पहले क्या था? रेटिना पर नहीं बना रहा था, ठीक है ना। और सेम उसी तरह से क्या किसमें रहेगा बेटा? दूर दृष्टि दोष के लिए। तो आप ध्यान दें, ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिए, सेम इसी तरह से बना लीजिएगा। यहाँ पे गोलक बना लीजिएगा, आई आंख, ठीक है ना, इस तरह से बना लीजिएगा। तो ध्यान दें, निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण, हम बोल दे रहे बेटा, आप लोग लिख लीजिएगा, कह रहा है कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसके कारण निकट रखी वस्तु, कहां पर? निकट, जिसके कारण निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन एक निश्चित, यही मेन है बेटा, एक निश्चित सीमा को पार करने के बाद वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। इसी दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर? फिर से ध्यान दें, कह रहा है कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण, नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन एक निश्चित सीमा को पार करने के बाद, एक निश्चित सीमा को पार करने के बाद वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, और इसी दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक बेटा, यहां लिख जाइएगा, क्लियर? और लिखिएगा, और इसी को क्या कहते हैं बेटा? मायोपिया कहते हैं, मायोपिया। इसी को क्या कहा जाता है? मायोपिया। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष हेडिंग डालिएगा, ब्रेकर में लिख दीजिएगा मायोपिया, ताकि आपको पता चल जाए मायोपिया क्या होता है। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हेडिंग में। चलिए, निकट दृष्टि दोष समझ में आएगा बेटा। अब दूर दृष्टि दोष के लिए देखिए जाए, इसमें प्रतिबिंब कहां बन रहा था बेटा? रेटिना से पहले ही बन रहा था, ठीक है ना। और इस वाले में जो दूर दृष्टि दोष में होगा, रेटिना के बहुत दूर बन जाएगा, यानी पीछे बनेगा, ठीक है ना। अगली हेडिंग है दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष देख लिया जाए क्या होता है। तो दूर दृष्टि दोष में देखिए, बेटा आप लोग चलिए एकदम अच्छे से बना लें, नहीं तो आप लोग भी इसी तरह से बनाओगे तो बताओ तो हो जाएगा। ये बनाने की ट्रिक होती है बेटा। ये आपका नेत्र है, ठीक है ना। रेटिना कहां पे बेटा? यहाँ पे, लेकिन प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहाँ, यानी रेटिना के पीछे बन रहा है। कहां पे? दिमाग के पीछे बन रहा है, ठीक है ना। रेटिना के पीछे बन रहा है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ठीक है ना बेटा, इस तरह का। अब इसको हमको रेटिना पे फोकस करना है ना, तो रेटिना पे फोकस करने के लिए हमने कौन सा लेंस यूज कर दिया? यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे हमने बेटा जो लेंस यूज किया है वो उत्तल लेंस यूज किया है, क्लियर। और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, अब कहां पे बन रहा है? आपका रेटिना भी बन रहा है। जब रेटिना दे रहा है तो इसका यहाँ पे बन जाएगा आपका प्रतिबिंब, ठीक है। इसको भी बना लीजिए, क्लियर बेटा। इसको आप बना लीजिए। चलिए, ये बन जाएगा तो उसके बाद लिखना क्या है? दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
कह रहा है कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन निश्चित सीमा को पार करने के बाद वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। मतलब निश्चित सीमा ये जरूरी नहीं कि दूर के लिए हो, निश्चित सीमा ये होती है जब 25 सेंटीमीटर पे हमको आंख पे क्या रहते हैं कि 25 सेंटीमीटर पे क्या हमको दिखाई देता है। अब 25 से कम कर लेते तो वस्तु हमको धुंधली दिखाई देती है। वही कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर पे तो ठीक है दिखाई दे रहा है, इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो डी होती है वो 25 सेंटीमीटर स्वस्थ मानव के लिए माना जाता है। उसमें हम बेटा भूल गए हैं, लिखवा नहीं, आप वहां पे लिख लीजिएगा। इसे डी से व्यक्त करते हैं, इसका मान जो होता है सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर माना जाता है, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जब हमने वस्तु को नजदीक कर लिया तो वस्तु में धुंधली दिखाई देती है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि निश्चित सीमा को पार करने के बाद वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, इस प्रकार के दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। एक बार और समझाइए, लिखना कैसे है कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन एक निश्चित सीमा को पार करने के बाद वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। नेत्र का यह दोष ही दूरदृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है ना। उसमें क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर। इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग एक बार अभी यहाँ पे जस्ट पढ़ाए हैं तो एक जगह और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सी परिभाषा थी, वो थी जरा दृष्टि दोष, जिसे हम प्रिस्बायोपिया कहते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं बेटा दूरदृष्टि जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। एक मिनट इसका नाम देखते हैं। चलिए बेटा ठीक है, ये क्या हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। ये क्लियर हो गया, ये वाला आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है ना। यानी आपका ये नेत्र से संबंधित बेटा सारी चीजें आपकी कंप्लीट कर दी गई है, ठीक है ना। और ध्यान दें बेटा, अब इसके बाद हम आपको और भी कुछ पढ़ाना है, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और अब अगली हेडिंग देखते हैं क्या है। चलिए बेटा ध्यान दें, यहाँ पे दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होता है, कह रहा है दर्शन कोण क्या होता है बेटा कि कोई वस्तु छोटी है या बड़ी है, इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण हमारी आंख करती है। लेकिन कैसे, वस्तु द्वारा एक एंगल बना के करती है, एक कोण बनाती है वस्तु द्वारा। इससे पता चल जाता है कि वस्तु छोटी है कि बड़ी है, ठीक है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि अभी जस्ट हम लोग सामने सामने जैसे बात कर रहे हैं, सामने सामने बात करें तो आपकी लंबाई चौड़ाई लगभग देख पा रहे हैं। लेकिन जब हम आपसे दूर हो जाते हैं, यानी हम छत पर से आपको देखते हो तो आप छोटे नजर आते हो। इस तरह से नहीं समझना, दूसरा देख लें, यहां से हम देख रहे हैं पहाड़, या इस तरह से मान लें यहां से हम चांद को देख रहे हैं, छोटा दिख रहा है, लेकिन चांद पर जाते तो चांद का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, पता है ना। तो सेम उसी तरह से कह रहा है कि वस्तु छोटी कितनी है, कितनी बड़ी है, ये निर्धारित करती है वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बने कोण, और उसी कोण को हम कहते हैं दर्शन कोण। चलिए देख लीजिए क्या होता है, लेकिन परिभाषा से कह रहा है वस्तु छोटी है या बड़ी, वस्तु छोटी है या बड़ी, इसका निर्धारण, वस्तु छोटी है या बड़ी इसका निर्धारण वस्तु द्वारा आंख पर, वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण से किया जाता है, और इसी कोण को हम दर्शन कोण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए परिभाषा देखिए, लिखना कैसे है। वस्तु का आकार छोटा है या बड़ा, वस्तु का आकार छोटा है या बड़ा इसका निर्धारण वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण से करते हैं, और इसी कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। क्लियर हो गया बेटा। अब मिलते हैं प्रकाशित यंत्र। अगली हेडिंग है प्रकाशित यंत्र। प्रकाशित यंत्र, प्रकाशित यंत्र। देखिए प्रकाशित तो ठीक है, यंत्र, यंत्र का मतलब होता है कोई ऐसा उपकरण है जिससे हम प्रकाश को देखते हैं। ये जो प्रकाश है, प्रकाश को देखने के लिए हमें जिस यंत्र की आवश्यकता हो तो उसे हम प्रकाशित यंत्र कहते हैं। परिभाषा देख लिया जाए। कह रहा है कि प्रकाश को देखने के लिए
हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रकाशित यंत्र कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब आपकी दो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली हेडिंग में पढ़ाएंगे हम आपको सरल सूक्ष्मदर्शी, उसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकाली जाएगी। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे संयुक्त लेंस की आवर्धन क्षमता, वो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है ना बेटा? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हेडिंग में, जो उस हेडिंग का नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी। चलिए पहले देख लेते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर के बाद आपको उसका डेरिवेशन सॉल्व कराएंगे, बहुत ही आराम से देखिएगा। ठीक है ना? तो पहले इसकी हेडिंग है क्या? सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है ना? देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है और उसी के बाद हम जानेंगे कि इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। ठीक है ना? तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ध्यान बेटा। कह रहे कि सूक्ष्म वस्तु को, किसको? सूक्ष्म। बेटा देखिए सूक्ष्म गलत लिखा होगा तो क्षमा चाहते हैं, आप लिख लीजिएगा। क्या सूक्ष्म नहीं सूक्ष्म होता है? सूक्ष्म वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, यानी सूक्ष्म वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी। यही होता है बेटा सरल सूक्ष्मदर्शी, और कुछ नहीं। ठीक है ना? फिर से ध्यान दें। करेक्ट, सूक्ष्म वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, और यह कम फोकस दूरी, जिसकी दूरी क्या हो? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है बेटा? उत्तल लेंस। और यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। क्लियर हो गया? हेडिंग डालिए बेटा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, उसमें लिखिएगा कि अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को या सूक्ष्म वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम जिस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और यह कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा रहता है, या इसमें कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा रहता है। इसको आप लिख जाएंगे बेटा। अब इसी में देखिए बेटा आवर्धन क्षमता क्या होता है। आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता देख लीजिए। कह रहा है कि वस्तु द्वारा आंख पर, वस्तु द्वारा, ध्यान दीजिएगा, और प्रतिबिंब द्वारा, ये आपकी बेटा आंख हो गई। ठीक है ना? ध्यान देना, एकदम क्लियर से देखना बेटा, और एकदम क्या होता है कि आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, कह रहा है प्रतिबिंब द्वारा, ध्यान दीजिए बेटा, ये हम आवर्धन क्षमता निकालने किसकी? सरल सूक्ष्मदर्शी की। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण तथा वस्तु द्वारा, ये वस्तु बेटा, ये देखिए ये आपकी वस्तु है, वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण का अनुपात ये बेटा अल्फा होता है। ये प्रतिबिंब वाला क्या होता है? बीटा होता है, वस्तु वाला क्या होता है? आपका अल्फा होता है। ठीक है ना? इस तरह से अल्फा बनता है। ठीक है ना? कह रहा है कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण तथा वस्तु द्वारा, ये वस्तु ये है ना, उसी बराबर है हमारे, वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात को सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से व्यक्त किया जाता है, और m बराबर आप लिख दीजिएगा बीटा बटा अल्फा। ठीक है ना? इस तरह से लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा tan बीटा अपान tan अल्फा। इसको आप लिख जाइए। इसको लिखने के बाद आप ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। ठीक है ना? अब मिलते हैं इसकी डेरिवेशन पे। डेरिवेशन किस तरह से होगा? ठीक है ना? ये रफ कर दे रहे बेटा।
इसका डेरिवेशन देख लिया जाए कि बीटा अपान अल्फा से क्या क्या बन सकता है, क्या निकलेगा इसका। ये आपका ये सिर्फ ये एंगल के लिए दिया गया है, ठीक है ना। अभी इसके डेरिवेशन में देखते हैं क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी इसकी। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से बनेगा, और आप लोग भी बनाइएगा। कह रहा है कि कम फोकस दूरी वाला होना चाहिए, तो कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस बना लो। कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस हो गया, ये बीच से बटा रहता है, आप तो जानते हो, ठीक है। और ये आपका ये जो बटा होता है ये प्रकाशित केंद्र होता है, ओ प्रकाशित केंद्र होता है ये ओ, ठीक है ना। और यहाँ पे एफ रहता है, फोकस रहता है, मुख्य फोकस। कह रहा है कि प्रकाशित केंद्र ऐसे लिखना है, एक उत्तल लेंस है, ठीक है ना। एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस एल है जिसका प्रकाशित केंद्र ओ है, साथ साथ लिखिएगा, जिसका प्रकाशित केंद्र ओ है, ठीक है ना। और प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में एक वस्तु ए बी रखी गई है। एक वस्तु क्या रखी गई बेटा, ए बी, ये ए है ये बी है। एक वस्तु ए बी रखी गई है जिससे प्रकाश किरण गुजरने पर मुख्य फोकस से होकर प्रवर्तित होती है। कहां से, मुख्य फोकस, ये एफ था, ये एफ डैश मान लो या एफ मान लो, ठीक है ना। मुख्य फोकस से होकर जाती है। क्लियर हो गया बेटा। अब ये यहां से चली गई किरण, ठीक है ना। अब चली गई है, अब दूसरी बात यहां तक लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करा, एक प्रकाशित केंद्र से डाली जाती है। एक किरण कहां से डाली जाती है बेटा, प्रकाशित केंद्र से। ये यहां से जो यहां से जाती है तो इस तरह से निकल जाती है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। निकल गई, ये आगे तक निकल गई, इसको पीछे बढ़ा दिया और फिर इसको भी पीछे बढ़ा दिया, लगभग यहां पे मिल गया। और यहां पे जहां मिलती है ये आपका क्या बन जाता है, वस्तु बन गई, ठीक है बेटा। ये आपकी वस्तु मिल गई, ये आपका बी डैश है, ये आपका ए डैश है। क्लियर, कोई दिक्कत? जब कोई दिक्कत नहीं तो स्ट्रक्चर तो बन गया होगा आपका बढ़िया से, ठीक है ना। इसको पीछे बढ़ा दिया, इसको पीछे बढ़ा दिया, ठीक है ना, बन गया स्ट्रक्चर। और यहां पे आपकी क्या है, आई, हाँ ये यहां से देख रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। देखिए अब ये वाला कोण जो है आपका, जो ये प्रतिबिंब द्वारा कोण बना बेटा, ये वाला, ये पूरा कोण क्या है आपका, बीटा। क्या है आपका, बीटा। अभी हमने बताया था बीटा, ठीक है ना। ये आपका बीटा हो गया। अब देखिए ये वस्तु इतनी बड़ी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी तो उतनी बड़ी होगी, लगभग डैश 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 बढ़ा दो, यहाँ तक इतनी बड़ी होगी ना, इसको ए डबल डैश डाल दो। क्लियर हो गया ना। और इसके द्वारा जो कोण बनेगा यहाँ पे देखो, ये वस्तु द्वारा जो कोण बनता है बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा। कोई दिक्कत, आप बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये इतना सारा लिखने के बाद जो जो बोले हैं उसको लिखने के बाद, ठीक है ना, और लिख जाइएगा। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है बेटा, वस्तु की दूरी, यानी इसको यू से व्यक्त किया जाता है, यू से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी यू होगी, ठीक है ना। और ये जो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है प्रतिबिंब, हमेशा क्या होगा, स्पर्श दृष्टि की, यानी किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए क्या करेंगे, जिस दूरी का प्रयोग किया जाता है उसे स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, इसे कैपिटल डी से व्यक्त किया जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनेगा, ठीक है ना। आप यहाँ तक ऐसे बोल के आप लिख जाइएगा, लिखिएगा ए बी वस्तु है, जब से प्रकाश किरण गुजारा जाता है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है ना। और इसको पीछे बढ़ाया जाता है, एक प्रकाशित केंद्र से गुजारते हैं जब, तो क्या होता है, प्रकाशित केंद्र से गुजारने के बाद क्या होता है, तो इस वाली क्या लिख देना, रेखा ए को आगे तक बढ़ाया, रेखा यानी पॉइंट ए को क्या करता है, आगे तक बढ़ाया। फिर यहाँ पे एक प्रतिबिंब दे रहा है, लिख दीजिएगा कि वस्तु की लेंस से दूरी u है तथा वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी d है, ठीक है ना। और प्रतिबिंब क्या है, a डैश b डैश, इसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और a डबल डैश क्या हो जाएगा, इसको आपको लिख दीजिएगा a डबल डैश b डैश सॉरी, ये बराबर होगा a और b। क्लियर हो गया। अब मिलते हैं इसके डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन देखना बेटा, हमको निकालना था आवर्धन क्षमता। क्या निकालनी थी बेटा, आवर्धन क्षमता। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र क्या होता है, m बराबर होता है tan बीटा अपान बीटा अपान अल्फा। और ये अल्पकोण है इसलिए हम लिख सकते हैं इसको tan बीटा अपान में हो जाएगा बेटा tan अल्फा, ये हो जाएगा ना। अब सभी का मान रखते हैं, m बराबर दिया तो m बराबर यहां पर रहने दो, tan बीटा। तो tan बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब आपका क्या हो जाएगा tan बीटा के लिए, देखिए ये भी आपका, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बेटा, देखिए अब आप लोग सही कर लीजिएगा, ये वाला एंगल, ठीक है ना,
और ये वाला एंगल, दोनों के लिए बेटा क्या है, बीटा कॉमन है, ठीक है ना। बीटा कॉमन इसलिए लिख सकते हैं, लंब ये भी है, लंब ये भी है, ठीक है ना। लंब ये वाला भी है, लंब ये वाला भी है, इसलिए tan बीटा के साथ में लिखेंगे ये वाला लंब बटा आधार। तो लंब AB हो जाएगा, आधार BO हो जाएगा, जिसकी दूरी u दी है। और याद रखिएगा जो भी दूरी नेगेटिव इधर रहेगी लेफ्ट साइड वो नेगेटिव में रहती है, चाहे वो d हो, चाहे वो u हो, चाहे v हो, चाहे जो लेफ्ट साइड नेगेटिव रहती है चिन्ह प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो यहां पे लिख दीजिएगा tan बीटा के लिए क्या हो जाएगा बेटा, AB बटे में हो जाएगा BO, AB अपान BO, फिर पूरे बटा है, पूरे बटा लगा दो tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले में देखो दिख रहा है ना बेटा, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में, इस वाले में दिख रहा है ना। तो इस वाले त्रिभुज में देखना हमको लंब बटा आधार, तो लंब आपका a डैश b हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, a डबल डैश b, और बटे में क्या हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा b डैश o, क्या हो जाएगा बेटा, b डैश o। क्लियर हो गया। और जब ये क्लियर हो गया है तो ध्यान देना ये आपका a डबल डैश b किसके बराबर है, a b के बराबर, क्योंकि ये देखो वस्तु की लंबाई ये इतनी है और इसकी भी लंबाई इतनी है, तो यानी ये और ये आपस में बराबर है। जब ये और ये बराबर हैं तो चलिए इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे। ये क्या चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर इसके साथ गुणा हो जाएगा, इस वाले गुणा इसके साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका गुणा इसके साथ किया तो हो गया a b गुणे b डैश o। हमको सॉल्व कर देना चाहिए, आपको वैसे समझ आना है, लेकिन ऐसा बात नहीं बेटा, आपको आना चाहिए समझ, ठीक है ना। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा bo गुणे a डबल डैश b, ठीक है ना। और इसको और इसको काट दें, लेकिन काटने से पहले क्या लिख दें, यहाँ पे मान लिख दें, m दिया है m बराबर हो जाएगा, ध्यान देना ab लिख दो, गुणे का निशान लगा दो, b डैश o बटे में जाएगा bo, गुणे का निशान लगा दो, यहाँ पे a डबल डैश b, a डबल डैश b, a डबल डैश b, यहाँ पे बेटा b डैश है, यहाँ पे b डैश, a डबल डैश b डैश। इसको ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना बेटा, ध्यान देने पर लगाओगे तो आसानी से आएगा, ठीक है ना। और इसके बराबर क्या लिखते हैं हम, ab लिखते हैं, तो ab लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा ab, ठीक है ना। तो ab कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, बचा क्या आपका b डैश को अपान में b को बचा, तो वैल्यू रख दो इसकी वैल्यू रखेंगे तो m बराबर हो जाएगा b डैश o, तो b डैश o की वैल्यू कितनी बेटा d है, तो d रख दो, यहाँ पे हमने d रख दिया बटे में bo की वैल्यू कितनी है u है, u रख दो, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि इसके बाईं साइड है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और m बराबर क्या हो जाएगा आपका d अपॉन u। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया बेटा। जब ये क्लियर हो जाए तो ध्यान ये देना बेटा, अभी तो ये आवर्धन आया हुआ है, अब हम फोकस दूरी से आवर्धन निकालेंगे, लेंस की फोकस दूरी से, कब, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तब उसका प्रतिबिंब, तब उसका क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, ठीक है ना। अब हम लिखिएगा स्पष्ट, लिखिएगा बेटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब, ठीक है ना, इस पर दृष्टि न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब, तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमको बेटा, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन, ठीक है ना, आवर्धन क्षमता, या इस तरह से लिख दीजिए इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब और के लिए फोकस दूरी, या की फोकस दूरी, फोकस। तो क्या होती है बेटा फोकस दूरी का फार्मूला, लेंस की 1/f स्क्वायर क्या होता है 1/v माइनस 1/u, क्लियर। जब क्लियर हो गया है तो यहीं से उठा के मान रखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। चलिए तो 1/f है तो 1/f ही रहेगा बराबर 1/1v, प्रतिबिंब v है, और प्रतिबिंब कहां बन रहा है बेटा, ये प्रतिबिंब है, वस्तु यानी प्रतिबिंब की दूरी कहां है, लेंस से d है ना, तो यहां पे d लिख देंगे, और d नेगेटिव में होगा क्योंकि सारी दूरियां नेगेटिव में है लेफ्ट, ठीक है ना। माइनस लगा दिया 1/u, क्या है बेटा आपका वस्तु की दूरी है, यानी यहां से यहां तक की दूरी u है, तो u है तो u रख दो, लेकिन किसमें, माइनस में, यही आपको ध्यान देना, ये सब ध्यान दोगे तो बेटा आसानी से लगा दोगे, ठीक है ना। जब ये हो जाएगा तो -1/d है तो -1/d, और ये क्या हो जाएगा 1/u पॉजिटिव।
माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो गया, यानी 1/f इक्वल टू क्या हो गया -1/d + 1/u। इसे समीकरण 2 कर दीजिए, समीकरण 2। अब यहां पे लिख लीजिए समीकरण 2 में d से गुणा करने पर समीकरण 2 * d, समीकरण 2 * d। जैसे 2 से गुणा कर दिए तो यहां पे हो जाएगा बेटा d/f = हो जाएगा, यहां पे देखिए इसका गुणा इसमें करें d हो गया, फिर इसका गुणा ये वाला बना तो इसका गुणा करेंगे d, तो यहां पे हो जाएगा d/d, d से d कैंसिल, -1 डायरेक्ट लिख सकते हैं तो -1 लिख दिया हमने, ठीक है ना। प्लस हो जाएगा यहां पे d/u हो जाएगा, d/, कोई दिक्कत बेटा। अब यहाँ पे माइनस इसको उठा के यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे यहाँ पे करें तो हो जाएगा बेटा 1 + d/f इक्वल टू क्या हो जाएगा d/u। कोई दिक्कत बेटा। और d/u की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे m है ना, m के बराबर है, ठीक है ना। तो m बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे लिखना है m बराबर हो जाएगा बेटा 1 + d/f, 1 + d/f, ये हो जाएगा आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र, समीकरण 1 से ये हमको निकालना है। क्लियर, कोई दिक्कत बेटा। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया आपको। अगर यहां तक समझ में आ गया तो एक बात ध्यान ये में देना है, ध्यान ये देना है कि जब वस्तु लेंस के फोकस पर रखा हो, यानी यहां पे मान लो अगर से वस्तु यहां पे रख दी, ये आपका लेंस है, देखिए यहां पे थोड़ा सा बना दे रहे हैं, इस तरह का लेंस है, ठीक है ना, ये आपका फोकस है। जब लेंस के सामने यानी जब लेंस है, लेंस के सामने फोकस पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है ना बेटा, वो कहां बनता है, ध्यान में, उसका जो प्रतिबिंब बनता है बेटा अनंत पर बनता है। कहां पे बनता है, अनंत पर बनता है। देखो कहां पे बनता है, अनंत पर बनता है, कहीं जाके वहां पे, ठीक है ना। इसका मतलब हम कहना क्या चाह रहे थे, इसका मतलब हम कहना ये चाह रहे थे कि हमने u = f मान लिया है, यानी जो u की यानी वस्तु की दूरी जो u थी उसे हम कहां डाल दिया है, प्रथम फोकस पर यानी f पर डाल दिया, u = f करने पर। जैसे हमने u = f किया तो v का जो मान आ जाएगा, v बराबर क्या आ जाएगा बेटा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। यानी जब वस्तु कहां रहेगी, लेंस के सामने में से वस्तु हम कहां पे रखते हैं, कहां पे बेटा फोकस पे रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है। अतः इसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी बेटा m बराबर, यहां पे मान रखो, सॉरी यहां पे मान रखोगे m बराबर क्या हो जाएगा d/u दिया ना, तो u के स्थान पर हमने क्या माना, f माना, d/f, यहां पे ऐसे करके लिख सकते। क्लियर बेटा, ये आपका हो गया। अगर इस बेटा ये नहीं समझ आएगा तो आप जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, हम और अच्छे कोशिश करेंगे समझाने की। बस ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिएगा और बना लीजिएगा। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चलिए बेटा ध्यान दें, अगली रीडिंग है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है ना। ये हेडिंग डालिएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, लेकिन बना कैसे ध्यान दें। सबसे पहले आप एक लेंस ये बनाइएगा, छोटा लेंस, और एक बड़ा लेंस बनाइएगा। जो छोटा वाला लेंस होता है बेटा इसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस O है, और ये आपका जो बड़ा वाला लेंस है ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस जो E से व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। एक अभिदृश्यक लेंस है, दूसरा कौन सा लेंस है, नेत्र लेंस है, E, ठीक है ना। L1 L2 दो लेंस है, और जो अभिदृश्यक लेंस है इसी के सामने जो फोकस है, फोकस से दूर पर कोई वस्तु रखी गई, फोकस से कुछ दूर पर कोई वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब b' या a' बनता है। क्या बनता है, a' बनता है। याद रखिएगा वस्तु की लेंस से दूरी UO यानी अभिदृश्यक लेंस है, ठीक है ना, UO, और वस्तु लेंस से प्रतिबिंब की दूरी V0 है, VO है, ठीक है ना। ये दोनों दूरी तो आपको पता चल गई है। देखिए ये यहां से ज्यादा प्रकाश यहाँ पे, ये एक प्रकाशित केंद्र से होकर जाता है, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये आपकी क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी। कहां से, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v, ये पॉजिटिव होगी ना क्योंकि दाहिने साइड है, और ये u क्या होगा, नेगेटिव है क्योंकि ये बाई साइड है। क्लियर हो गया, एक चीज क्लियर हो गया आपका। दूसरा देखना बेटा, जब यहाँ पे ये जो प्रतिबिंब बना था, अब नेत्र लेंस से देखते हैं तो ये पहले आ जाता है, पहले आ गया तो इसका मतलब क्या, वस्तु हो गई। जब हम अभिदृश्यक लेंस से देखते हैं तो a' b' ये वस्तु का कार्य करती है, तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर इसका प्रतिबिंब क्या बनाती है, a' b' बनाती है। क्या बनाती है, a' b' बनाती है। क्लियर, ये आप लिख जाइएगा। उसके बाद लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है,
लेंस की आवर्धन क्षमता, डायरेक्ट लिखिएगा बेटा, लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर, लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर प्रतिबिंब बटा क्या होता है बेटा, वस्तु, ठीक है ना, यही तो होता है ना। और एक बात याद रखिएगा, आप देखिए यूज भी होगा, आपने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में m बराबर क्या होता है, I/O, ये होता है ना प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई यानी आपकी प्रतिबिंब v होता है, वस्तु आपका u होता है, इसको याद रखिएगा बेटा, इसमें यूज होगा, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। चलिए, तो m बराबर बीटा पर अल्फा होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये tan बीटा होता है और ये क्या होता है बेटा आपका tan अल्फा होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो tan बीटा का मान बीटा वाले एंगल से लगते हैं और tan अल्फा का जो मान होता है बेटा वो वस्तु के लिए मानते हैं कब, जब वस्तु का प्रतिबिंब इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता हो, ठीक है ना। ये अल्फा, तो ये आपका लंब हो जाता है, ये आपका आधार हो जाता है, ठीक है ना, ये आपका लंब हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है, आधार। ये लंब, ये आपका आधार हो जाता है, ये आपका लंब हो जाता है, यहीं पे कहीं बनता है आपका अल्फा एंगल, क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा tan बीटा पर tan अल्फा, इसका मान रख दिया जाए तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ये वाला जो एंगल है इसको हम निकाल दे रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। तो इस तरह से बना हुआ है एंगल, इस तरह से क्या बना है, b डैश बना है बेटा, और यहाँ पे a डैश बना है बेटा, और यहाँ पे e बना है, इस तरह से एंगल है, और ये आपका बीटा एंगल है, ठीक है ना। तो ये बेटा आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। तो लंब बटा आधार होता है ना tan बीटा, यानी tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब हो जाएगा a डैश b डैश। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a डैश b डैश लिख सकते हैं, और बटे में आधार b डैश e लिख सकते हैं, तो b डैश लिख दिया जाए, b डैश e लिख दिया, हो गया ना बेटा। अब पूरे का बटा लगाए तो पूरे बटा लगा दो। tan अल्फा के लिए क्या होता है बेटा, वस्तु के लिए होता है, तो वस्तु का लंब ये है, वस्तु का लंब हो जाएगा ab, और मान में हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, आधार, क्या हो जाएगा, आधार d, कैपिटल d डाल दो, कोई दिक्कत बेटा। और इधर इस साइड में है आपके, ये पॉजिटिव होगी, ये दूरी पॉजिटिव होगी, क्यों होगी, क्योंकि जो लेंस है बेटा, लेंस आपका देखिए, लेंस कहां से, इस वाले लेंस से देख रहे हैं, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी m बराबर इतना सारा आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं। तो इसका गुणा, अब देखिए जैसे पिछला किया है ना उसी तरह से करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, a डैश b डैश, a डैश b डैश की वैल्यू क्या है बेटा, a डैश b डैश की वैल्यू क्या है, ये जो होती है बेटा क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई यानी v, प्रतिबिंब की लंबाई यानी i, और i बराबर किसको होता है, v के होता है, और v का जो मान दिया जाता है, v क्या दिया बेटा, v0, यानी v क्या दिया, v o दिया, ठीक है बेटा, v o दिया है। तो यहाँ पे रख देंगे ना, यानी इसका मान हो जाएगा v हो जाएगा, ठीक है ना, और गुणे के साथ क्या लगा देंगे, d ऊपर आ जाएगा, क्लियर। यानी इसका गुणा इसमें कर दिए, इसका मान रख दिए, ये हो गया। अब इसका गुणा इसमें साथ करेंगे तो b डैश e, तो b डैश e की वैल्यू कहां से मिल जाएगी, b डैश e की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, b डैश e की वैल्यू आपकी क्या है, u और v, क्या है, सॉरी u और e है, b डैश e की वैल्यू क्या है बेटा, u और e, ठीक है ना। यहां पर जाएगा u e फॉर आपका हो जाता है बेटा i वाले से बना है, और o फॉर जो होता है, इसका मतलब क्या है, अभी दृश्य लेंस का यूज किया गया है। गुणे के निशान लगा देंगे, ab की वैल्यू क्या है बेटा, वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई यानी ऑब्जेक्ट को हम u से व्यक्त करते हैं, तो u डाल देंगे, ठीक है बेटा, आपका यहाँ पे u, कोई दिक्कत। अब सबकी दूरियां जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, इसको ध्यान दें। v की दूरी आपकी देखिए बेटा, d की नेगेटिव, ठीक है ना, इसकी भी नेगेटिव, ये नेगेटिव कैंसिल, और ये वाला नेगेटिव आपका बच जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। और v पॉजिटिव होगा क्योंकि ये बाई साइड है, सॉरी ये दाई साइड है, v पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, माइनस वाला बचा, तो माइनस वाला जो बचा उसे बाहर ले लेते हैं। ये आपका m बराबर था, तो यहाँ पे जाएगा m बराबर, ध्यान देना बेटा, m बराबर हो जाएगा माइनस, हमने कॉमन ले लिया है, और u और v0, और यहाँ पे u बराबर हो जाएगा, u कहां से आया बेटा, ये u 0 होगा, तो u o होगा यहाँ पे, ठीक है ना, u o होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, v और u कॉमन ले लिया, बचा अंदर में क्या, अंदर बचा d अपॉन u e, ये अंदर बचा, ठीक है ना। इसको आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दीजिएगा।
ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। अब ये जब क्लियर हो गया है तो अब अगले देखते हैं। अब उनको क्या निकालना बेटा, अब उनको निकालना है जस्ट आवर्धन क्षमता के बाद तुरंत निकाल लिया जाता है फोकस दूरी। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो उसकी फोकस दूरी निकाल लिया जाता है। यहां लिखना पड़ता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर फोकस दूरी लेंस की तो क्या होती है बेटा 1/f इसका टू क्या होती है 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। अब देख किससे रहे हैं, नेत्र लेंस से देख रहे हैं ना, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी लिखेंगे तो 1/fe हो जाएगी। नेत्र लेंस का 1/fe, ठीक है ना, बराबर लगाते हैं, लगा दिया 1/v तो 1 लिखा v, v की वैल्यू कहां है बेटा, लेंस से v की दूरी, v आपकी जो है प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है ना, d कहां बन रहा है बेटा d, तो d को हमने d यहां पे डाल दिया, माइनस लगा माइनस डाल दिया, ठीक है ना, माइनस लगा है माइनस डाल दिया और 1/u, u के लिए क्या यूज करेंगे, u होता है वस्तु की दूरी, तो ये वस्तु की दूरी क्या है, क्या बेटा u e है माइनस, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, हाँ सर एक मिनट बेटा, चलिए ध्यान दें यहाँ पे हो गया ना, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब देखना ये है कि ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, जैसे पिछले बार हमने किया था, तो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 1/d प्लस 1/ue, ठीक है ना। अब इस समीकरण आप क्या मान लीजिए, एक यहाँ पर समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 अब लिख दिए, समीकरण 2 में d से गुणा करने पर, जैसे वहां पे किया था, ठीक है ना, समीकरण 2 में d से गुणा करने पर, जैसे हमने समीकरण 2 में d से गुणा किया तो यहाँ पे जाएगा d हो जाएगा d/ft हो जाएगा बराबर, ठीक है ना, फिर d का गुणा इसमें किया तो d/f हो जाएगा, फिर इसमें किया तो क्या हो जाएगा d/d से कैंसिल -1 बचेगा, यहाँ पे हमने -1 लग दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस d/ue, कोई दिक्कत। अब ये माइनस इधर तो इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, जैसे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे जाएगा 1 प्लस d/1 प्लस d/ft और बराबर हो जाएगा due। अब देखिए due यहाँ पे है ना due, यानी समीकरण 1 में d/ue का मान रखने पर यहाँ पर रख देना, यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 में d/ue का मान रखने पर, इसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही हमने मान रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर m बराबर हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, यहाँ पर जाएगा माइनस VOUO माइनस VOU, ब्रैकेट में हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा, d/u के स्थान पे क्या रखना है 1 प्लस d/ft, क्या रखना है 1 प्लस d/ft, इसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये आप निकल रखना है बेटा आवर्धन क्षमता, इसकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकल के आ गई है, m बराबर v0 u0 1 प्लस d/ft, क्लियर हो गया। अब वास्तव में फिर एक बार और देखना है, थोड़ा सा केवल एक पॉइंट देखना है कि जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, लिख दीजिएगा, जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अतः u बराबर f रखने पर, u बराबर f रखने पर आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी बेटा, u बराबर f रख देंगे तो आवर्धन क्षमता हो जाएगी, यहीं से ध्यान दें, u बराबर f करने पर आवर्धन क्षमता हो जाएगी माइनस v0/u0 d/ क्या हो जाएगी बेटा f, यानी ut d/f ft नहीं केवल f, ठीक बेटा, ये आपका क्लियर हो जाएगा, आवर्धन क्षमता लिख दीजिएगा ये, ठीक बेटा। चलिए ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
और ध्यान दें यहाँ पे जितनी मेहनत से पढ़ाई जा रही है ना बेटा, आप उसकी नोट्स आप बढ़िया से बनाते रहिएगा ताकि हमारा भी काम हो जाए और आपका भी काम हो जाए। हमारा काम ये होता है बेटा कि जब आप लोग बढ़िया नंबर पाओगे तो हमको बहुत खुशी होगी, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बढ़िया नंबर पाओ। और इस नंबर से बेटा 8 से 12 नंबर के आते हैं, आप चाहे जब भी उठा के देखिएगा इसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक वीडियो और लाएंगे हम इसके न्यूमेरिकल पे, ठीक है ना। अगर से आपको न्यूमेरिकल सवाल इसके चाहिए तो हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें से 15-20 क्वेश्चन रहेगा उसका, और हो सकता है कि मैं काफी पढ़ा दूं अगर ऐसे नहीं समझ आएगा, क्योंकि ऐसे बेटा क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है। क्वेश्चन लिखो फिर उसे उसका सॉल्व करो फिर बताओ, बहुत देर होती है, बहुत लिखने में जाते ना बहुत टाइम लगता है। इसलिए हमने कभी कभी वीडियो को पॉज करके ये बना, जैसे ये वीडियो को ये वाला स्ट्रक्चर था, वीडियो को पॉज करके बना दिया, ठीक है ना। तो एक काम करिए, चलिए देखिए देखते हैं जैसे भी बेटर पड़ेगा वैसा हम बनाने की कोशिश करेंगे। बेटा अगर मेरे द्वारा पढ़ाई में आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे आगे बढ़ाइए। और स्टडी 007 जो हमारा यूट्यूब चैनल उसको आप फॉलो करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हम कभी भी कोई भी वीडियो डालें आपको तो मिल जाए। देखिए अभी आपकी तो इंटरमीडिएट चल रहा है बेटा, इसके बाद हम कंपटीशन का डालेंगे और आप लोग उससे थोड़ा सा अटैचमेंट में रहिएगा तो बढ़िया बेटर तैयारी हो पाएगी। चलिए मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।